नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ये किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकती है। दोस्तों, स्लिप डिस्क में होता क्या है, जब हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस डिस्क के अंदर एक जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस फट के और डिस्क से बाहर निकल जाता है और वो नसों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें कमर में दर्द, पैरों में सूनापन और भी बहुत सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब डिस्क फटती है तो क्या वो एकदम से डिस्क से बाहर निकल जाती है और नसों के ऊपर दबाव बना लेती है? क्या ये संभव है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि स्लिप डिस्क जब होती है, यानी डिस्क हर्निएशन जब होता है, डिस्क निकलती है बाहर, जो हमारा डिस्क का न्यूक्लियस होता है वो डिस्क से बाहर निकल के एनुलस फाइब्रोसिस को फाड़ के और बाहर निकल आता है और हमारी नसों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। तो क्या वो एक बार में ही डिस्क से बाहर निकल जाता है, या फिर उससे पहले कुछ ऐसे चेंजेस हमारे डिस्क के अंदर आते हैं, हमारे डिस्क के आर्किटेक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो आर्किटेक्चर खराब होता है और उसके बाद वो न्यूक्लियस हमारा डिस्क से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ यही रहेगा कि डिस्क स्लिप होने से पहले, डिस्क हर्निएट होने से पहले डिस्क के अंदर कौन से आर्किटेक्चर चेंज आते हैं, यानी डिस्क का जो फ्रेमवर्क है अंदर का वो कैसे खराब होना शुरू होता है। तो दोस्तों, हमने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने डिस्क को शो किया है। जो ये बीच का ब्लू कलर का पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और ये जो बाहर का पार्ट है ये हमारा एनुलस फाइब्रोसस है, यानी ये जो ब्लैक पार्ट है जो हमारा, ये सारा का सारा हमारा एनुलस फाइब्रोसस है, और जो ये बीच का हमारा जो ये ब्लू पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है। तो दोस्तों, जब स्लिप डिस्क होती है, जब डिस्क हर्निएट करती है, तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रोसस से बाहर निकल जाता है, और ये जो हमारी ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं ये हमारी नसें होती हैं, ये हमारी नर्व रूट होती हैं। इन नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन बना लेता है, जिसकी वजह से हमें कमर के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है और पैरों में दर्द जाना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले होता क्या है कि ये जो डिस्क का अंदर का आर्किटेक्चर है, जो ये फ्रेमवर्क है, ये बिगड़ना शुरू होता है। तो दोस्तों, ये हमारी डिस्क है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ग्रीन कलर में, और ये जो साइडों से हमारी ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ये हमारी नसें हैं जो हमारे पैरों को करंट सप्लाई करते हैं। तो ये लंबर स्पाइन का डिस्क का एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, और जो ये रेड कलर में हमें शो कर रहा है ये हमारी आर्टरी है, जो हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस के बाहर के पार्ट को, यानी जो बाहर का 1/3 पार्ट है, आउटर 1/3 पार्ट है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो दोस्तों, हमारी जो नसें होती हैं वो भी, और जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी सिर्फ डिस्क का जो ये बाहर का 1/3 आउटर पार्ट होता है, सिर्फ इसी को सप्लाई करते हैं, यानी इसी पार्ट को ब्लड सप्लाई होती है और इसी पार्ट को नर्व सप्लाई होती है। तो जो अंदर का 2/3 पार्ट है, जो बिल्कुल अंदर का 1/3 और मिडल का 1/3 पार्ट, यानी टोटल 2/3 पार्ट है अंदर का, इसकी ना तो कोई नर्व सप्लाई होती है और ना इसकी कोई ब्लड सप्लाई होती है। तो दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए हमारी रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के बीच में हमारी डिस्क है। तो दोस्तों, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी वर्टेब्रल बॉडी है, जिस पार्ट के साथ ये डिस्क से जुड़ती है उस पार्ट को हम वर्टेब्रल एंड प्लेट्स कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी डिस्क का मटेरियल होता है वो यहां से डिग्रेड होना शुरू होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस पल्पोसस से भी वीक हमारी एंड प्लेट्स होती हैं। तो जो हमारी एंड प्लेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती है। तो हमारी जो रिपीटेड एक्टिविटी होती है, हम आगे झुक के बोझ उठाते हैं, आगे झुक के कुछ काम करते हैं, जंपिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी वर्टेब्रल एंड प्लेट्स हैं, उन वर्टेब्रल एंड प्लेट्स के अंदर फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो वर्टेब्रल एंड प्लेट्स के अंदर फ्रैक्चर होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो वर्टेब्रल बॉडी है, वर्टेब्रल बॉडी के अंदर से और हमारी डिस्क के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है।
जाता है। तो दोस्तों जब ये ब्लड हमारी डिस्क के अंदर आता है तो ये हमारी डिस्क के न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर जो डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं, यानी जो ये न्यूक्लियस पल्पोसस का अंदर का जो मटेरियल है, इस मटेरियल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ब्लड हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर आया है तो ये ब्लड हमारा उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस का मटेरियल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है और जो हमारी डिस्क का आर्किटेक्चर है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हमारी जो डिस्क है वो एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, यानी ना तो वो बहुत हार्ड है ना वो बहुत सॉफ्ट है, वो एक जेली लाइक कुशन है और ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है। तो दोस्तों जब ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं इस न्यूक्लियस पल्पोसस के अंदर तो उसकी वजह से जो ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जब हम चलते फिरते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमारी डिस्क के ऊपर, हमारी रीढ़ की हड्डी से और डिस्क के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस हमारा डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में और भी ज़्यादा फैलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों नॉर्मली जब हम चलते फिरते हैं या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसमें हमें आगे झुकना पड़ता है तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाता, बट जब इसका मटेरियल सॉफ्ट पड़ जाता है तो ये फैलना शुरू कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका मटेरियल डिग्रेड होता है तो ये धीरे धीरे बाहर और भी ज़्यादा फैलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों जब ये हमारे जो एनुलस फाइब्रोसस हैं, ये एनुलस फाइब्रोसस का हमारा अंदर का 1/3 पार्ट है। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस का अंदर का 1/3 पार्ट है, ये मिडल 1/3 पार्ट है और ये इसके बाद ये जो है ये बाहर का 1/3 पार्ट है। तो दोस्तों जब हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस डिग्रेड होना शुरू होता है और ये डिस्क से बाहर निकलना शुरू होता है तो इसको हम 4 ग्रेड में क्लासिफाई करते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है, जब ये न्यूक्लियस पल्पोसस डिग्रेड होके और जो एनुलस फाइब्रोसस के अंदर के 1/3 जो फाइबर्स हैं उन 1/3 फाइबर्स तक वो निकलना शुरू हो जाता है, बाहर फैलना शुरू हो जाता है, बट वो 1/3 फाइबर से बाहर नहीं निकलता है, तो ये हमारी ग्रेड 1 होती है। ग्रेड 2 में क्या होता है दोस्तों, ग्रेड 2 में ये एनुलस जो ये न्यूक्लियस पल्पोसस है ये इनर 1/3 फाइबर्स को तोड़ के और मिडल 1/3 फाइबर्स हैं उनके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों जो मिडल 1/3 के जो फाइबर्स हैं ये उनको क्रॉस नहीं करता, सिर्फ मिडल 1/3 जो फाइबर्स हैं उनमें फैल जाता है, वहां तक आ जाता है, तो ये हमारी ग्रेड 2 होती है। इसके बाद जब ये मिडल 1/3 की लेयर के फाइबर्स को भी तोड़ के और ये आउटर 1/3 के फाइबर्स को भी, आउटर 1/3 के जो फाइबर्स हैं एनुलस फाइब्रोसस के फाइबर्स हैं उनको तोड़ के भी और वहां तक आ जाता है, बट जो बाहर की 1/3 फाइबर के लेयर के जो फाइबर्स हैं वो उनको कंप्लीट तोड़ के बाहर नहीं निकलता। मगर जब ये इन आउटर 1/3 के फाइबर्स को तोड़ के भी बाहर निकल जाता है तो उसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये डिस्क हर्निएशन नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल डी-अरेंजमेंट ऑफ डिस्क है, इंटरनल डिसरप्शन ऑफ डिस्क है। तो अभी तक हमारी डिस्क ने हर्निएशन नहीं किया है, हमारी स्लिप डिस्क नहीं हुई है। तो दोस्तों ये आउटर 1/3 तक आए हैं और ये ग्रेड 3 है। जब ये आउटर 1/3 के फाइबर्स के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं साइडों में, न्यूक्लियस फाइब्रोसस के जो फाइबर्स, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो साइडों में फैलना शुरू हो जाता है, तो ये ग्रेड 4 कहलाती है। तो दोस्तों ये भी डिस्क हर्निएशन नहीं है, ये अभी तक भी सिर्फ इंटरनल डिस्क डिसरप्शन है और इस इंटरनल डिस्क डिसरप्शन को हम 4 ग्रेड में
क्लासिफाई करते हैं। ग्रेड 1 जब वो जो इंटरनल 1/3 फाइबर्स हैं उनको उनके अंदर फैलता है हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस। ग्रेड 2 में जब वो मिडल 1/3 के फाइबर्स में फैलता है, और ग्रेड 3 में जब वो आउटर 1/3 के फाइबर्स में फैलता है, और ग्रेड 4 में जब वो आउटर 1/3 के फाइबर्स के साइडों में भी फैलना शुरू कर देता है, तो ये हमारी ग्रेड 4 होती है। और यहाँ पे हमारे नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स होते हैं, और जब ये न्यूक्लियस पल्पोसस इन नर्व फाइबर्स और ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी डिस्क के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और हमारी डिस्क सूज जाती है, स्वेल्ड कर जाती है, जिसकी वजह से हमें डिस्क में पेन रहना शुरू होता है। तो दोस्तों ग्रेड 2 तक भी डिस्क के अंदर कोई पेन नहीं होता है। जब ग्रेड 3 में डिस्क आती है, हमारी ग्रेड 3 इंटरनल डी अरेंजमेंट होती है, डिसरप्शन होती है, तो उसके बाद जब ये न्यूक्लियस हमारे इन नर्व रूट के कांटेक्ट में आता है और इन ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आता है, तो ये हमारी डिस्क पेन करना शुरू करती है। और जब ये आउटर 1/3 फाइबर्स को तोड़ के भी बाहर निकल जाता है तो उसके बाद हमारी डिस्क हर्निएशन होती है। तो इससे पहले हमारी डिस्क हर्निएशन नहीं होती। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि डिस्क हर्निएशन होने से पहले डिस्क के अंदर कितने चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम होता है इंटरनल डिस्क डिसरप्शन का। तो दोस्तों रूट कॉज क्या है? जो ब्लड हमारा डिस्क के अंदर आया है, यहाँ से जो एंजाइम्स एक्टिवेट हुए हैं जो हमारे न्यूक्लियर मटेरियल को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ये सॉफ्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और जब ये सॉफ्ट पड़ता है तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये और भी ज़्यादा फैलना शुरू करता है, और बार बार जब वो प्रेशर पड़ता है तो ये और भी ज़्यादा फैलता जाता है, और धीरे धीरे इसकी ग्रेड बढ़ती जाती है। और एक ऐसा टाइम आता है ये आउटर 1/3 के फाइबर्स कंप्लीटली रप्चर हो जाते हैं और हमारी डिस्क बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।